गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने 7th चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे हम तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोगों के बारे में और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतम प्रतिशत इन सेवाओं में लगता है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं और हम बात कर चुके हैं कि भी जो है सेवा क्षेत्र एक बहुत ज़्यादा आज के समय में देखने को मिल रहा है। और मोस्टली जो विकसित देश हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री रहेंगी, वहाँ पर उनका जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ पर, जबकि अविकसित जो देश होते हैं वहाँ पर सेवा क्षेत्र के अंदर कम लोग लगे रहते हैं भाई। और जो हम बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर रहता है, जबकि विकसित देश जो सेवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है और द्वितीयक और प्राथमिक क्रियाकलापों में परिवर्तित रूप से घट रही है। यानी कि जो लोग हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर हमारे टर्सरी सेक्टर के अंदर घुस रहे हैं और वहाँ पर जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है भाई। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कोई ख़ास बात नहीं थी, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था, वो समझ सकते हैं आप। अब है हमारे लिए क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना भी। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पर्यटन क्या होता है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर कौन से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। अब आपने ध्यान रखना कि पर्यटन क्या है। वैसे तो आपने सुना होगा कि भी यात्रा करना, पर्यटन करना, देखिए थोड़ा सा अंतर है। फुर्सत के जो समय होता है, जो फुर्सत का समय, उसका आनंद लेने के लिए जो आप यात्रा करते हैं उसको हम पर्यटन कहते हैं। ठीक है, इसमें व्यापार का कोई उद्देश्य नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रमोद, यानी कि क्या है आपका जो आप अपना मनोरंजन के लिए करते हैं। फिर भी सिंपल सी डेफिनेशन है क्या कि भी जो मनोरंजन फुर्सत के समय में क्या है, मनोरंजन का अपने समय को मनोरंजन करना, या फुर्सत के समय में आप खाली हैं तो फुर्सत के समय में जो आप लोग यात्रा करते हैं उस यात्रा को पर्यटन का कहा जाता है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया। तो आज के समय में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी मात्रा में आज पर्यटन जो है अपना हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, जब आप पर्यटन करते हैं और एक जोग्राफर का काम तो ज़रूर है कि आप जाएं फील्ड में, ऑब्जर्वेशन प्राप्त करें, तो इस बेस के ऊपर क्या है कि आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि भी जब आप पर्यटन कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन विकसित करना पड़ेगा। वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन विकसित होगा। कहीं ऐसी जगह होंगी जब आप खुद का व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आगे जाकर वहाँ पर वो उसको आप आगे नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पर क्या है कि लोकल सिस्टम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। आप वहाँ पर जाएंगे तो रुकेंगे वहाँ पर, तो उसके लिए रुकेंगे तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पर रुकेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपका कुछ मनोरंजन के साधन क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ दुकानें होंगी, तो वहाँ पर आपको क्या है सारी की सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो ये इतने लोगों को और रोज़गार आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। पर्यटन अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार अथवा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। और एक और विशेषता रहती है कि भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पर्यटन करेंगे तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है परिवहन की बात कर सकते हैं आप, दुकान आवास की बात कर सकते हैं, या कोई विशेष दुकानों की बात कर सकते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जैसे व्यापार होता है, वो व्यापार आपको देखने को मिलेगा। और शिल्प उद्योग इसकी सबसे प्रमुख विशेषता रहते हैं। कभी भी जब आप आप पर्यटन के लिए निकलेंगे ना, तो वहाँ पर एक सिंपल सी एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर क्या शिल्प उद्योग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपको कुटीर उद्योग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, वो छोटे उद्योग हाथ से जो कार्य करते हैं, कुटीर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि विशेषता देखने को मिलेगी कि वो कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड रहेगा कि वहाँ पर कुछ विशेष समय के अंदर ही वहाँ पर पर्यटन किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम हमारे हिमालय की बात कर लेते हैं, जैसे कोई
ठंडा स्थान देखने को मिलेगा। तो आप सर्दियों में तो वहाँ पर नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। तो गर्मियों में वहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन कुछ पर्यटन स्थल ऐसे रहते हैं जहाँ पर आप कभी भी जा सकते हैं। जैसे आप कोस्टल प्लेन की बात कर सकते हैं, वहाँ पर किसी भी ऋतु या विशेष समय के अंदर आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये एक पर्यटन आप मान सकते हैं इसको भाई। उसके बाद है पर्यटक प्रदेश। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोस्टल स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थानों में से एक है। बिल्कुल अभी मेडिटेरियन सी है सारा का सारा, उसके आसपास का जितना भी एक एरिया है वो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे भी। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाने का प्रयत्न करना कि भी जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। कुछ आपको वहाँ पर हमारे एशियन कंट्रीज़ भी शायद देखने को मिलेंगी, वो भी टच करती होंगी आपकी। तो वहाँ पर आपको जाने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं रहेंगी। और जो है वास्तविक जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई वहाँ पर जाके। उसके बाद है हमारे भारत के अंदर भी पश्चिमी तट के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। अंत में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहरीय दृश्य भूमि तथा ये तरह फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। इसके अलावा कुछ और जा सकते हैं भी, कहीं पर खेल वगैरह हो रहे हैं कोई विशेष मतलब कोई विशेष ऋतु में, जैसे कि शीतकालीन खेल होते हैं स्पेशल हमारे जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। या फिर कोई भी हमारे लिए कोई सीनरी वगैरह दिखाई दे रही है, कोई भी ब्यूटीफुल प्लेस है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। या फिर हमारे कहीं पर राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क फैले हुए हैं वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद स्मारक है, विरासत स्थल है, या फिर कोई और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भी ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को क्या आकर्षित करते हैं। यानी कि आप जाना पसंद करेंगे कि भी वहाँ पर कोई भी वो हमारे इतिहास से रिलेटेड है तो हम पसंद करते हैं वहाँ पर जाना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ, हमारा जीवन जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर हम जाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं वो यहाँ पर रिपीट होंगी कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले मांग होती है भाई कि विगत शताब्दी में अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार था, बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो प्रभावित करता है पर्यटन को वो होता है मांग। कि भाई अब क्या है कि भाई जीवन के अंदर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि सुधार हुआ है। अब जो है जब भी हमें समय लगता है हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा अवकाश जो मिला है कुछ दिन की हमें जो छुट्टियां मिली हुई हैं तो हम उन छुट्टियों का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम स्कूल लाइफ से जुड़े होते हैं कि भाई हमारी सर्दियों की छुट्टी होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, तो हम एक विशेष समय में वहाँ पर जाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद परिवहन की बात करते हैं। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का प्रारंभ करता है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है और पैकेज अवकाश के प्रारंभ ने लागत को घटा भी दिया। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन विकसित होने की वजह से क्या अब एक एरिया ऐसा जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी सुविधा आपको दे रहा है। आपका मान लीजिए कोई भी यहाँ से आपको कोई समस्या नहीं है, आपको नेशनल हाईवेज है 6 लेन या 8 लेन के आपके रोड निकले हुए हैं, तो आप सिंपल से तरीके से क्या है कि जो एंड होता है हमारा वीक का, तो आप वहाँ से जो छुट्टी होती हैं तो आप एक समय में क्या शनिवार को चले गए या फिर आप संडे को वापस आ गए, या फिर कहीं किसी देश में कोई दूसरे डे जो ऑफ रहते हैं तो उनमें क्या है कि आप शाम को जाकर क्या अगले दिन वो छुट्टी ख़त्म करके शाम को वापस आ सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण विकसित हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा वो व्हीकल के रूप में हो सकता है, सड़कें हो सकती हैं, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो परिवर्तन हुआ वो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन के कारण हुआ। कभी ऐसे दुर्गम स्थान होते थे जहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँच पाता था, तो आपको वहाँ पर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए आपको वहाँ पर उन प्लेसेस के ऊपर तो स्पेशल आपको बहुत सारा जो समय रहेगा तो उस समय के अंदर आप जा सकते हैं। और ऐसा समय हमारे पास जैसे फुर्सत की लाइफ है तो जो वर्किंग पीपल रहते हैं तो उनके पास तो ऐसा समय बहुत ही कम होता है। तो लेकिन आज के समय में क्या है, परिवर्तन कर दिया गया है कि भी जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सबसे तीव्रतम साधन है पूरे विश्व की यदि बात करें तो आप कुछ घंटों में ही क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व की यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्लेस ने जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसने भी आपके जो है सिस्टम को क्रिएट करके दिया कि भी आप अपने पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या फिर आप पर्यटन कर सकते हैं। एक और जो सिंपल सी बात चाहिए, पैकेज अवकाश ने प्रारंभ को ने इसकी लागत घटा दिया। पैकेज
सिस्टम होता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि ये जो कंपनियां होती हैं एयर वाली, इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से नहीं कह सकते हम, ये जो होती है ना कि भी वो बताते हैं कि भी हम आपको लेके जाएंगे भी 3 दिन और 3 रात आपको वहाँ पर ठहराएंगे इस विशेष स्थान के ऊपर, कि भी कोई दिवाली आई है, कोई विशेष त्यौहार है, तो आप उस ओकेजन के ऊपर आपको हम यहाँ से दिल्ली से आपको कहीं और लेके जाएंगे। मान लीजिए हम गोवा की तरफ लेके जा रहे हैं आपको, तो वो विशेष आपको पैकेज दिया जाता है, जिसमें क्या है कि भी उसमें एक विशेषता मिलेगी कि आपको लागत कर दी जाती है कि भी नॉर्मल डे में यदि आप जाते हैं, टिकट मान लीजिए आपका 1500 रुपये का, लेकिन इस विशेष स्थानों में क्या वो टिकट पे छूट कर देते हैं, वो आपको 1000 रुपये की मिल रही है। तो इस प्रकार से ये जो पैकेज सिस्टम किया जाता था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर जाने का प्रयत्न करते हैं भी। उसके बाद है पर्यटन आकर्षण। अब जाएं कहाँ पर, ये भी सोचने वाली बात है। सबसे पहले जलवायु प्रभावित करेगी। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिंद विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य क्षेत्रों में पर्यटन का महत्व यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं रहती है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने को लोगों की विशेष जलवायु भी ज़रूरतें होती हैं और ये अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण पाया जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ठंडे क्षेत्र होंगे इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जो ठंडे प्रदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं वो पसंद करेंगे कि भी आसपास के क्षेत्र में कहीं गर्म प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है वो लोग पसंद करेंगे कि कहीं पर ठंडे प्रदेश आपके देखने को मिल जाएं। तो वो इस चीज़ से आपके क्या कर सकते हैं, फ़ायदा मतलब क्या है, इसे पर्यटन करने का सोचते हैं भी, सिंपल सी बात है इसमें। उसके बाद हमारे सामने आती है भूदृश्य, लैंड जो आपको देखने को मिल रही है, लैंडस्केप जो होता है कि भी कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यटन में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट, मनुष्य तथा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। देखो मैं तो बिल्कुल इसके अंदर विश्वास रख रहा हूँ लैंडस्केप के अंदर। तो मैं अगर पर्यटन करना चाहूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या, पर्वत, झील और दर्शनीय समुद्री तट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मनोरम दृश्य जो देखना आता है, जिसकी ब्यूटी हो, नेचुरल ब्यूटी मेरे को देखने का पसंद है। तो मैं तो सीधा सी बात है इसको पिक करूँगा कि भूदृश्य जहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, जैसे कि हमें हमें कई बार घुमाया गया, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ। जैसे हिमालय की यात्रा कर चुका हूँ मैं, या फिर हमारे डेजर्ट की हम यात्रा कर चुके हैं। तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको देखने का बहुत मज़ा होता है। तो भूदृश्य है जो वो आपको देख सकते हैं। हरिद्वार है, जैसे नदियाँ आपको देखने, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है नदियों के बारे में। जैसे हिमालय के अंदर हरिद्वार, हम ऋषिकेश की हमने ट्रैवल की है, हम डेजर्ट में भी घूम चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये भूदृश्य प्रभावित करते हैं कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। उसके बाद है इतिहास और कला। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला को भी संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुदूर नगरों की पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। अगर आप ज्योग्राफर हैं, प्योर ज्योग्राफर हैं, तो आपको ये पसंद आएगा बिल्कुल। और इसके साथ साथ यदि आप हिस्ट्री से जुड़े लोग हैं, यदि आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर जाना पसंद करेंगे कि भी कहीं पर इतिहास जुड़ा हुआ है, वहाँ पर की जो है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप देखने का प्रयत्न करते हैं उन पुरानी चीज़ों को, तो वो आपको लगता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, तो वो वहाँ पर जाने का हम प्रयत्न करते हैं भी। उसके बाद है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरत को सस्ते दामों पर पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेयर और पूर्व आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या है कि भी जो लोग हैं संस्कृति से जुड़े होते हैं, अर्थव्यवस्था होती है कि भी कुछ लोग आपको क्या है, सस्ते दामों पर क्या देने का प्रयत्न करेंगे कि भी आपको वो चीज़ें दिलाने का प्रयत्न करेंगे कि भी आप जाएं वहाँ पर, और यहाँ पर आने प्रेरित करेंगे कि आप सब कुछ चीज़ें वहाँ पर उनके लिए सस्ती कर देंगे। तो वो इनको आपको मतलब कि आप ये आपके लिए क्या सस्ता कर देंगे भी। ये हो गया फिर, ठीक है फिर मैं बीच में ना टोक्या करूँगा।